अविनाश सुबह में समय पर उठा नहीं था तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल उसी वजह से उसे ऑफिस जाने को मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई थी तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गई। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। वही वेंटिलेटर नहीं था तो कहीं ऑक्सीजन भी नहीं था। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनको क्या होगा, ये सोचकर वही कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? माँ ने बताया, बेटा यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। संस्कृति ने कहा, हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरे सास की भी तबीयत भी सही नहीं है, वरना जेठ जी को मैं बुला लेती। माँ ने कहा, घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाई भी देती रही। उस बीच अविनाश की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। अस्पताल से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजार हो सका। सास ससुर और जेठ जी भी दूसरे शहर में थे जो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आसपास पड़ोस में वालों ने कोरोना का डर बहुत था, इसलिए उन सब ने दरवाजा उनका घर का बंद कर दिया था। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फोन लगाया तो सब ने बहाने बना दिया। अकेली संस्कृति ने पति की सेवा में लग गई हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने भी लग गई। तभी दवा की पर्ची लेकर आती थी, कभी खाना लेकर आती थी, कभी डॉक्टर से गिड़ाती थी कि ये कहकर थक कर बैठ जाती थी। उससे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर वह पति की ठीक होने की कामना करती रहती थी। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाई जोड़कर लिखी। वह दवाई लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवाई थी वह न मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेड पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसके तरफ मुंह किया और पूछा, आप बता सकते हैं कि यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? और उसने बताया, मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मेरी नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी है, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से उसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोते हुए संस्कृति ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए, कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे के बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद वो खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिली गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा था। और नहीं, पैसे की जरूरत नहीं मुझे, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब भी व्यथित होती थी तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो रहती थी। कोई चीज लानी हो तो प्रतीक के बोल देती थी। वो संस्कृति को घर छोड़कर वो भी आता था कभी कभी।
धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधे जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत भी बन रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन की कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगे और आखिरी वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लौटा था। उस दिन संस्कृति ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना ख्याल रखते हो, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले बात, हर कोई जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं है। तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपको, आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसे इसको वेंटिलेटर की पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे। बदहवास सी संस्कृति ने प्रतीक को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कई और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वही लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी से शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निबट गया तो प्रतीक के हाथ पकड़कर रूंधे गले से संस्कृति इतनी कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और प्रतीक ने बताया, मैं नहीं होता था कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचित सबको देख लिया। उस कठिन समय में कोई भी मेरा साथ खड़ा नहीं था। केवल आप ही है जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह भी नहीं सकती मैं। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नजर से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगे कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों की, रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानी के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इस तरह 2-3 दिन और गुजर गए। अविनाश की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वो अधूरी रह गई है, उसका सब कुछ छिन गया है। प्रतीक ने जितना हो सके इसे धैर्य बंधाया है। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों को आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे करे और अंतिम विदाई कैसे दे। उसी वक्त में प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की उस घड़ी में सबसे पहले उसने संस्कृति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। संस्कृति के साथ वह शमशान तक गया। फिर संस्कृति को उसके घर छोड़ने आया। संस्कृति को लगातार रो रही थी, उसका हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक को समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। संस्कृति के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर संस्कृति को नहाने भेजकर खुद को दाल चावल बनाने लगा। संस्कृति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम करा और सांत्वना देकर वो वापस लौट गया। 2-3 दिन बाद जब संस्कृति थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे के उबरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपने से बढ़कर बना चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था।
उसने फोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। संस्कृति घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे वह लगातार फोन ट्राई करती रही मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं सका। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक की भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन में एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी क्योंकि अक्सर दोनों वही बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया मगर प्रतीक कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे संस्कृति की जान पहचान हो गई थी। संस्कृति के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। संस्कृति उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकार करती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संस्कृति दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बीबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाई। ऐसा नर्स ने कहा। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। तो नर्स ने कहा, हाँ बीबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई है। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बीबी, वह तेरे पति वाले बेड पर है। वो बेड नंबर 100 में है। सच अम्मा, आप उसे पहचानते हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अभी उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। वो अकेला है अभी। मैं हूं ना अम्मा। अब उसके लिए किसी न भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं उसके अटेंड के लिए रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे, ऐसा नर्स ने कहा। इसके बाद संस्कृति पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी को अपना ऊपर लेना, डॉक्टर से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। 3 आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया था। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने पर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया। इतने दिनों तक संस्कृति ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा करती रहती थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर लेके गई। प्रतीक ने टोका तो संस्कृति ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह पर यह लिखकर साइन किया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा। मगर संस्कृति लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद करने के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। संस्कृति ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन संस्कृति ने जी भरकर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत की पहले की तरह बनाने की और खुश रखने का प्रयास करती रही। संस्कृति एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़ दे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रतीक पूरा कर सकता था। उस दिन शाम के टाइम में संस्कृति ने प्रतीक के हाथों को थाम कर कहा, जो बात में न अनजाने ही उसे फॉर्म में लिखा था, क्या हम उसे हकीकत के रूप में दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार करती हूँ? मुझे लगता है कि संस्कृति अब यह बात कहना फजूल है। उसने कहा, मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता था।
यह कहकर प्रतीक ने संस्कृति को गले से लगा दिया। तो गाइस, एक कहानी रियल घटना पर बनी हुई है। आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और गाइस सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा वीडियो अच्छा बनाऊँ, क्योंकि यार थोड़ी गलती से हो सकती है, क्योंकि मेरे को हिंदी आती नहीं है।